हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य से संबंधित शॉर्ट नोट्स को देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इसको विस्तार में हम बाद में देखेंगे, चूँकि एग्ज़ाम यूजीसी नेट का जून में है, तो हम सारे टॉपिक जो हैं उसको एक शॉर्ट जो फैक्ट हैं उसको कवर करेंगे। तो मौर्य साम्राज्य की हम बात करें तो मौर्य साम्राज्य जो है, मौर्य साम्राज्य के रूप में पहली बार भारत में एक अखिल भारतीय साम्राज्य का निर्माण हुआ। मौर्य राजवंश में चंद्रगुप्त ने क्या किया था, मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। उसके बाद बिंदुसार, अशोक, तो ये क्या है, ये कुछ शासक ऐसे हुए हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट रहे हैं। और इसके ऐसा नहीं है कि अशोक के बाद कोई शासक नहीं रहा है, तो इसके अलावा भी शासक रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं। तो चंद्रगुप्त, बिंदुसार एवं अशोक जैसे महान शासक हुए हैं, जिनके प्रयासों से राज्य का यानी उनका जो साम्राज्य था उनका क्या हुआ है, सर्वांगीण विकास हुआ है। राजनीतिक प्रणाली में अपेक्षाकृत अधिक एकरूपता आ गई थी। तो राजनीतिक प्रणाली में अपेक्षाकृत एकरूपता कब आई थी, मौर्य साम्राज्य में। आगे है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र दीपवंश एवं महावंश, वायु पुराण, जैन साहित्य, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, अशोक के शिलालेख, यूनानी लेखक नियार्कस अनासिक्रिटस मेगास्थनीज का विवरण मौर्य साम्राज्य का उल्लेखनीय स्रोत है। तो यहाँ पर कुछ स्रोत बताए हैं। तो हर इतिहास में कोई भी साम्राज्य हो तो उसकी जानकारी हमें स्रोतों के माध्यम से ही मिलती है। तो इसमें कुछ स्रोत हैं, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, दीपवंश, महावंश, वायु पुराण, ये बौद्ध साहित्य है। दीपवंश, महावंश बौद्ध साहित्य है। वायु पुराण जैन साहित्य, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, अशोक के शिलालेख, ये जो है स्तंभ जो है स्तंभों पर लिखे गए थे, लेख राजा द्वारा लिखवाए गए थे। तो इसको भी हम देखेंगे, अच्छे से फैक्ट कवर करने वाले हैं यहाँ पर। तो हम सबसे पहले अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। तो चंद्रगुप्त मौर्य पहला शासक है जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। इनका जो समय है 321 से 298 ईसा पूर्व है। तो इनका जो समय है वो 221 से 298 ईसा पूर्व है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो हमने जब 16 महाजनपद पढ़ा था तो उसमें एक नंद वंश भी देखा था। तो नंद वंश के शासक जो होते हैं धनानंद, वो अंतिम शासक हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हीं धनानंद को मारकर क्या है, मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। तो अंतिम शासक धनानंद, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। महत्वपूर्ण साहित्य ब्राह्मण साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को, तो ब्राह्मण साहित्य क्या कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे, शूद्र थे। बौद्ध एवं जैन जो है इनको क्षत्रिय कहते हैं। मुद्रा राक्षस ने निम्न कुल का माना है। और जस्टिन स्ट्रेबो एरियन ने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस तथा एपियानस एवं प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने ही सेंड्रोकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य से समीकृत किया था। तो विलियम जोन्स ने सबसे पहले ये बताया था कि जो सेंड्रोकोटस नाम उपयोग हुआ है वो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए उपयोग हुआ है। तो सेंड्रोकोटस जो यूनानी लेखक थे, उन्होंने क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य ना कहकर उनको सेंड्रोकोटस कहा है। तो इसकी पहचान विलियम जोन्स ने की थी और ये सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकड निकेटर को पराजित किया था। संधि हो जाने के पश्चात सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को 500 हाथी क्या किए थे, दिए थे। बदले में एरिया, हेरात, आराकोसिया, कांधार, जैड्रोसिया, बलूचिस्तान एवं
पनिस डाई यानी काबुल। तो ये इनके कुछ नाम है, जैसे हेरात को एरिया कहा जाता था, अराकोसिया कांधार को, जेड्रोसिया बलूचिस्तान को, और पेरो पनिसडाई जो है काबुल को कहा जाता था, के क्षेत्रों को क्या कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया। साथ ही अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। इस युद्ध का विवरण सिर्फ एपियानस ही देते हैं, बाकी जो यूनानी लेखक हैं वो इसका एग्जाम्पल नहीं देते हैं। तो ये भी याद रखना है कि ये सारी चीज़ें कौन वर्णन कर रहा है, तो ये एपियानस कर रहे हैं। आगे है बंगाल पर चंद्रगुप्त की विजय, महास्थान। तो बंगाल जो है हमारा पूर्व में है, मानचित्र में देखें तो ये पूरब की साइड है। तो बंगाल पर विजय प्राप्त की थी, इसका उल्लेख करता है महास्थान अभिलेख से ज्ञात होती है। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय के विषय में जानकारी तमिल ग्रंथ जो है अहनानूर और पुरनानूर तथा अशोक के अभिलेखों से मिलती है। तो ये तो हो गया बंगाल विजय। और दक्षिण विजय की जानकारी मिलती है तमिल ग्रंथों से, जो है अहनानूर और पुरनानूर, साथ ही अशोक के अभिलेखों से भी जानकारी प्राप्त होती है। यूनानी लेखक प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। तो ये कथन भी मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। ये किसने लिखा है, तो यूनानी लेखक प्लूटार्क ने। तो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न इसी तरह से बनते हैं। अब जो प्रश्न है वो थोड़ा अंदर से पूछने लगे। अब ये कोई नहीं पूछता कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, क्योंकि ये लगभग सभी को पता ही रहता है। तो इस तरह से प्रश्न जो है पूछ सकते हैं। आगे है चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील गिरनार क्षेत्र का निर्माण करवाया था तथा अशोक ने ईसा पूर्व के 3री शताब्दी में नहरें निकलवाई थी। शक क्षत्रप रुद्र दमन के जूनागढ़ अभिलेख से इन दोनों कार्यों का वर्णन मिलता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने दोनों ने ही झील और नहर निकलवाई थी। तो इसका अभिलेख जो हमें देखने को मिलता है वो रुद्र दमन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। आगे देखते हैं सोहगोरा ताम्रपत्र। अगर सोहगोरा ताम्रपत्र की बात करें तो सोहगोरा ताम्रपत्र और महास्थान अभी देखा था जो बंगाल में है। और सोहगोरा की हम बात करें तो सोहगोरा ताम्रपत्र ये रहा, ये इस तरह से ताम्रपत्र है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छेद भी है ताकि पहले तांबे पर लेखन होता था और उसको उसमें कंपाइल किया जाता था। तो यहाँ पर कंपाइल करने के लिए होल भी किए गए हैं। तो ये एक सोहगोरा ताम्रपत्र है। इसमें इसकी जो सामग्री है वो तांबे की है, लेखन ब्राह्मी लिपि है और इसका जो समय है ईसा पूर्व 3री शताब्दी, और ये भारत में है। वर्तमान में सोहगुरा स्थान पर है। दूसरा है महास्थान। तो महास्थान भी अभिलेख ये है, महास्थान ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन में लिखा है। तो ये भी याद रखना है, ये है महास्थान अभिलेख। तो ये दो अभिलेख है, यानी कि सोहगोरा और महास्थान। सो इनसे क्या मिलता है, इन अभिलेख से अकाल के समय राहत कार्यों का विवरण प्राप्त होता है। आगे है चाणक्य और कौटिल्य अथवा विष्णुगुप्त। तो चाणक्य कह लीजिए ये एक ही व्यक्ति है और यही कौटिल्य है, यही विष्णुगुप्त है। और इसके अलावा भी उसके बहुत सारे नाम मिलते हैं, लेकिन ये जो है 3 इम्पोर्टेंट है। अंशुल भी नाम मिलता है, एक अंशुल। तो ये सारे क्या हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम है। राजनीतिक शास्त्र पर इन्होंने एक अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। तो इनकी किताब का नाम क्या है, अर्थशास्त्र, और ये राजनीति
शास्त्र पर आधारित है, मतलब राजनीति से संबंधित विचार और यहाँ पर बातें बताई गई हैं। यह भारत में राज शासन के ऊपर उपलब्धतम प्राचीनतम रचना है। तो एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि भारत में राजनीति या राज शासन के ऊपर उपलब्ध प्राचीनतम रचना कौन सी है, तो हमारा आंसर होगा अर्थशास्त्र। आगे अपने जीवन के अंतिम चरण में पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर चंद्रगुप्त, यानी चंद्रगुप्त का बेटा जो था वो था बिंदुसार। तो उन्होंने अपने बेटे के पक्ष में सिंहासन छोड़ दिया और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और श्रवण बेलगोला में क्या कर दिया, में जाकर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा अपना शरीर त्याग कर दिया, यानी संघ लेखना जो है उन्होंने अपनाया था। आगे है, अब हम बात करेंगे मेगास्थनीज की। तो मेगास्थनीज की इंडिका जो है, मेगास्थनीज एक सेल्यूकस का राजदूत था तथा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व के मध्य रहा, यानी 304 ईसा पूर्व से लेके 299 तक। इंडिका के मूल प्रति का अभाव है, मतलब इंडिका की जो मूल प्रति है वो एक नहीं मिलती है, मतलब एक बुक फॉर्म में नहीं मिलती है। इंडिका की बातें अगर हमें देखनी है तो अनेक यूनानी लेखकों जैसे एरियन, स्ट्रैबो, प्लूटार्क और प्लिनी जस्टिस डायोडोरस के विवरण से प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पर यूजीसी नेट ने यहाँ से प्रश्न पूछा था कि मेगास्थनीज की इंडिका निम्नलिखित में से किन लेखकों में अंश प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर एरियन, स्ट्रैबो, प्लूटार्क, प्लिनी, जस्टिन डायोडोरस, ये सारे जो है यहाँ पर नाम कूट में दिए रहते हैं। और एक जो है एपियानस में नहीं मिलता, तो ऐसे भी पूछ सकते किस में मिलता है और किस में नहीं मिलता है। तो एपियानस के विवरण में नहीं मिलता है क्योंकि वो जो है मेगास्थनीज से पहले के थे। आगे है, मेगास्थनीज की इंडिका से निम्नलिखित वर्णन प्राप्त होते हैं। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा और बताया कि शासक चारों ओर से महिला अंगरक्षकों से घिरा रहता था, यानी मेगास्थनीज ने ये बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ जो है महिला भी अंगरक्षिका के रूप में तैनात रहती थी। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का वर्णन करते हुए कहा कि भव्यता और शानो शौकत से सूसा तथा एक बतना भी इसकी तुलना नहीं कर सकता है। तो ये सारा विवरण जो है इंडिका में मिलता है। कानून लिखित रूप में नहीं थे, मतलब कोई कानून जो है लिखित रूप में नहीं थे। भारतीयों के भोजन में चावल का विशेष महत्व था। मदिरा का प्रयोग केवल यज्ञों में मान्य था, यानी यज्ञ जब होते थे तभी मदिरा का सेवन किया जाता था। दास प्रथा नहीं थी और समाज जो है 7 वर्गों में बटा था। तो मेगास्थनीज को यहाँ पर दास नहीं दिखाई दिए। क्यों नहीं दिखाई दिए? क्योंकि उनको जो दास थे, मतलब जो भारतीय दास थे, उनको यूनानी दास की तरह भारत में ट्रीट नहीं किया जाता था। भारतीय दास राजा या फिर उनके जो मालिक थे उनके साथ ही रहते थे और अत्याचार बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं होता था। तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो दास प्रथा है ही नहीं, तो वो तुलना कर रहे थे यूनान से। तो यूनानी परंपरा में दास की जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, इस कारण जो है मेगास्थनीज ने दास प्रथा को यहाँ नहीं बताया है। समाज जो है 7 वर्गों में बांटा गया है, ऐसा उन्होंने कहा है। भारत में लेखन कला का अभाव है, तो ऐसा भी कहा है कि भारत में लेखन कला का जो है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। आगे है, चूँकि इनका जो लेखन है उनको नहीं देखा हुआ, उन्होंने जो देखा वही चीज़ें लिखी हैं। तो ऐसा नहीं है कि अभाव था, उस समय लेखन कला प्रचलित नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन ये जो है मेगास्थनीज ने बताया है।
आगे हम बात करेंगे, तो अब हम बात करेंगे बिंदुसार की, यानी ये दूसरे नंबर वाले हैं, दूसरे नंबर का शासक है मौर्य प्रशासन का। तो इनका समय जो है 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व इनका समय रहता है। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उसका पुत्र जो है बिंदुसार गद्दी पर बैठा। यूनानी लेखों में से अमित्रोचेटक्स, जिसका संस्कृत रूपांतरण अमित्रघात है, वायु पुराण में भद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। बौद्ध ग्रंथ दिव्यदान के अनुसार बिंदुसार के समय तक्षशिला में अमात्यों के विरुद्ध 2 विद्रोह हुए। तो अमात्य जो है उस समय मंत्री हुआ करते थे, कि मान लीजिए ये एक क्या है, ये उनके प्रदेश हैं चंद्रगुप्त मौर्य के। तो सेंटर जो है वो इनका यहाँ है, मान लीजिए पाटलिपुत्र यहाँ का जो सेंटर है, लेकिन यहाँ पर जो है वो अमात्य जो है नियुक्ति करते थे। तो इसके कारण यहाँ पर ये बताया गया है कि तक्षशिला, चूँकि जो तक्षशिला है वहाँ पर, यहाँ पर हम देखते हैं मैप के माध्यम से, तो यहाँ पर देखिए ये जो है तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ था। किसके समय में? बिंदुसार के समय में। बिंदुसार के समय में एक विद्रोह हुआ था, जिसको दबाने के लिए उन्होंने अशोक को भेजा था। तो आगे देखते हैं, तो तक्षशिला ये देखा, और इनकी जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र हुआ करती थी। तो यहाँ इनका सेंटर है, मतलब केंद्र है, और बाकी जो है इसमें अमात्य जो है नियुक्त किए जाते थे। आगे हम देखते हैं, तो इनका दमन करने के लिए उज्जैन के प्रशासक अशोक, तो उज्जैन जो है अशोक वहाँ पर थे, और दूसरी बार जो है सुसीम को भेजा गया था। तो पहली बार अशोक को भेजा गया और दूसरी बार सुसीम को भेजा गया। आगे है एथीनियस नामक एक यूनानी लेखक ने बिंदुसार तथा सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के बीच मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार का विवरण दिया, जिसमें भारतीय शासक ने 3 वस्तुओं की मांग की थी। तो क्या क्या मांग की थी? मदिरा, मीठी अंजीर और एक दार्शनिक। तो 2 चीज़ें तो दे देता है, लेकिन दार्शनिक जो है वो नहीं देते हैं। सीरियाई सम्राट ने प्रथम 2 मदिरा और अंजीर जो है वस्तुएं भिजवा दी, परंतु तीसरी वस्तु अर्थात दार्शनिक के संबंध में यह कहा कि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिकों का विक्रय नहीं किया जा सकता है। सीरिया के शासक एंटियोकस ने डायमेकस को एक मिस्र के शासक टालमी द्वितीय ने डायोनीसियस नामक एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। तो अगर हम चंद्रगुप्त के दरबार में आया था मेगास्थनीज, और बिंदुसार के दरबार में आया था डायनोसियस, और ये जो है मिस्र के शासक टालमी द्वितीय ने भेजा था। मिस्र के जो शासक थे उन्होंने डायोनीसियस नामक राजदूत मौर्य दरबार में भेजा था। तो ये है, और इसके अलावा बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। और हम चंद्रगुप्त मौर्य को देखते हैं तो वो जैन अनुयायी था, और अशोक जो होंगे वो अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी होंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर कंफ्यूज हो गई थी। सीरिया के शासक जो है एंटियोकस और मिस्र के शासक टालमी द्वितीय ने, तो एंटियोकस ने डायमेकस को भेजा था और मिस्र के शासक ने डायोनेसियस को, यानी 2 लोग जो हैं वो बिंदुसार के समय राज दरबार में राजदूत बन के आते हैं। आगे है अशोक जो है 273 से 232 ईसा पूर्व इनका समय रहा है।
अशोक 273 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा, किंतु उत्तराधिकारी युद्ध के कारण 4 वर्ष बाद उसका विधिवत राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व यानी 269 ईसा पूर्व में इनका जो है राज्याभिषेक किया गया। महावंश के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी। मंत्री राधागुप्त की सहायता से अपने बड़े भाई और सौतेले भाई सुसीम यानी सुमन को हटाकर राजगद्दी प्राप्त की थी। तो महावंश कहता है कि इन्होंने अपने 99 भाइयों की जो है वो हत्या कर दी थी, लेकिन अन्य ग्रंथ या फिर उनके जो अभिलेख हैं उनमें भी भाइयों के नाम मिलते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू महावंश के अनुसार जो है वो ये बताया गया है कि 99 भाइयों की हत्या की थी। अशोक ने अपने अभिलेखों में सामान्यतः देव नाम प्रिय कहकर संबोधित किया गया। भब्रू अभिलेख में उसे प्रियदर्शी, जबकि मास्की में बुद्ध शाक्य कहा गया है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, देव नाम प्रिय कहा गया है, सभी मतलब सामान्यता कहा गया, सामान्यता लगभग सभी अभिलेखों में कहा गया है। और जो भब्रू अभिलेख है, भब्रू अभिलेख में प्रियदर्शी कहा गया है। और मास्की में बुद्ध शाक्य नाम में मिलता है। अशोक के नाम का उल्लेख अशोक नाम का उल्लेख मतलब अशोक का नाम अशोक है, ये उल्लेख करता है एक तो मास्की, गुर्जरा, निटट्टुर, यहाँ पर निटट्टुर लिखा हुआ है, तथा उदगेलम। तो ये 4 अभिलेख हैं जो अशोक का नाम उल्लेख करते हैं, मास्की, गुर्जर, निटट्टुर और उदगेलम। पुराणों में इस अशोक वर्धन तथा दीपवंश में उज्जैनी करमौली कहा गया है। उत्तरी कर्नाटक में स्थित कंगनहल्ली जो है कर्नाटक में स्थित है। मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र में राणो अशोक यानी राजा अशोक उल्लेखित है। तो ये बहुत यहाँ से महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ से निकल कर आता है कि किस अभिलेख में यानी मूर्ति शिल्प में शिलालेख में अशोक के प्रस्तर प्रारूप में राणो अशोक यानी राजा अशोक उल्लेखित है। तो आंसर हो जाएगा उत्तरी कर्नाटक में स्थित कंगनहल्ली नाम देगा या फिर कर्नाटक नाम देगा। तो हमें दोनों याद रखना है। उत्तरी कर्नाटक कंगनहल्ली में ये मूर्ति शिल्प अभिलेख शिलालेख है। आगे है सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप एक अंग्रेज विद्वान थे। उन्होंने अशोक के लेखों यानी ब्रह्मी लिपि को उद्वाचन मतलब पहली बार पढ़ा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है फैक्ट, और लगभग अगर जिसमें हिस्ट्री पूछी जाती है तो ये वाला फैक्ट अक्सर हमें देखने को मिलता है। आगे है सिंगली अनुश्रुतों दीपवंश महावंश में देव नाम प्रिय उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त हो गई है। वर्ष 1915 में मास्की कर्नाटक से प्राप्त अशोक के लेख में अशोक नाम भी पढ़ लिया गया। तो 1915 में मास्की कर्नाटक से प्राप्त लेख में अशोक नाम पढ़ लिया गया है। और कर्नाटक में ही है कंगनहल्ली जहाँ से राणो अशोक का उल्लेख किया गया है। आगे है बौद्ध ग्रंथों में अशोक की माता का नाम धम्मा पासादिता और शुभद्रांगी मिलता है। तो अशोक की माता का नाम कुछ धम्मा पासादिका शुभद्रांगी मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में अशोक की पत्नी असंयमित्रा महादेवी पद्मावती तिष्यरक्षिता प्रयाग स्तंभ लेख में कौरवाकी
नाम का प्राप्त होता है। मतलब इस लेख में एक और नाम मिलता है, इसको रानी का अभिलेख भी कहते हैं। प्रयाग स्तंभ को रानी का अभिलेख भी कहते हैं। तो यहाँ पर कौरवकी नाम मिलता है। तो असंगमित्रा, महादेवी, पद्मावती, तिक्षरक्षिता और कौरवकी ये क्या है? पत्नियां हैं अशोक की। बौद्ध ग्रंथ में अशोक की 2 पुत्रियों संघमित्रा और चारुमती एवं 2 पुत्रों कुणाल कुणाल और महेंद्र के नाम उल्लेखित है। तो 2 पुत्रियों का नाम उल्लेख है और 2 पुत्रों का नाम। पुत्र जालोक का उल्लेख राजतरंगिणी में तथा तीवर का उल्लेख जो है प्रयाग स्तंभ लेख में मिलता है। तो जालोक जो है उसका राजतरंगिणी में नाम मिलता है और तीवर का उल्लेख जो है प्रयाग, यानी जो रानी का अभिलेख था उसमें कौरवी की और उसके पुत्र तीवर का नाम उल्लेख हुआ है। आगे देखते हैं, राजनीतिक जीवन देखते हैं। तो राजनीतिक जीवन, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद अथवा 9वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में एक कलिंग पर क्या किया था? विजय प्राप्त किया था। तो कलिंग पहले चंद्रगुप्त मौर्य के समय क्या था? इसके अंडर में ही था, लेकिन उन्होंने विद्रोह करके वो स्वतंत्र हो गए थे अशोक के समय तक। तो फिर अशोक ने क्या है, कलिंग पर आक्रमण किया था और उसको अपने साम्राज्य में मिलाया था। उस समय संभवतः जो है कलिंग के जो राजा था वो था नंदराज। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट था कि अशोक ने जब कलिंग पर विजय प्राप्त की तो वहाँ का राजा जो था वो नंदराज था। तो नंदराज वहाँ का शासक था। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिनमें एंटियोकस द्वितीय थियोस सीरिया का शासक था। तो ये जो हैं उस समय के विदेशी शासकों के नाम हैं, ये विदेशी शासकों के नाम, और ये मिलता है 13वें शिलालेख से। और तुर्मय या तुर्मय टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस मिस्र का राजा था। अंतकिनी या एनिकिनी गोनातस मैसिडोनिया या मकदूनिया का राजा था। मग या मंगस या मोगस ये एक ही नाम है और इसके ये उपनाम है। साइरीन का शासक, इसको मग को साइरीन का शासक कहते हैं। अलेक्स सुंदर या एलुरुसेंड्रो को अलेक्जेंडर या एपाइरस या एपिरिस का राजा कहते हैं। तो एक ही नाम है ये, जैसे तुर्मय एक है, एंटियोकस एक है, अंतकिनी ये एक ही हैं, बाकी इनके उपनाम हैं। तो यहाँ जो शासक हैं उनके नाम यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं 13वें शिलालेख में, और ये एग्जाम में पूछा भी गया है। जैसे कि यहाँ पर मिस्र का राजा पूछा गया था एक बार यूजीसी नेट में। तो ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आगे है अशोक के दूसरे यानी दूसरे शिलालेख और 13वें। तो दूसरे और 13वें शिलालेख में संगम राज्यों जैसे चोल, पांडे, सत्यपुत्र और केरल पुत्र सहित ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका की सूचना मिलती है। तो संगम राज्यों का उल्लेख कौन कौन से हुआ है? दूसरे और 13वें शिलालेख में। अशोक के द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक के अधिकार चोल, पांडव, सरिपुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था। यानी इन नीचे का जो भाग है केरल और श्रीलंका, इस भाग को छोड़कर ये जो भाग था पूरा वो अशोक का साम्राज्य था, अशोक का पूरा साम्राज्य था। क्योंकि इन प्रांतों को प्रांतीय या सीमावर्ती राज्य कहा गया। तो उसके लेख ये हमें कैसे पता चलता है? तो उसके अभिलेखों से
इन सभी क्षेत्रों को सीमावर्ती राज्य कहा गया है। अशोक ने खस एवं नेपाल की विजय भी की थी। राजतरंगिणी के अनुसार उसने कश्मीर में श्रीनगर और नेपाल में देवपत्तन नामक नगर बसाए थे। तो अकॉर्डिंग टू राजतरंगिणी, कश्मीर में श्रीनगर और नेपाल में देवपत्तनम नामक सिटी को बसाया था। आगे है धार्मिक जीवन की हम बात करें तो अशोक पहले ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। तो सर्वप्रथम ये ब्राह्मण थे, फिर बाद में बौद्ध धर्म मानने लग जाते हैं। राजतरंगिणी के अनुसार यह शैव धर्म के उपासक थे। तो शैव धर्म के उपासक थे। इसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम प्रियो यानी देवानम प्रियदर्शी कहा गया है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। इससे उसके हिंदू धर्म में आस्था के संकेत मिलते हैं। तो उसके अभिलेखों में जिसमें बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है उसमें भी वो देवताओं देव नाम प्रिय मिलता है। तो इससे पता चलता है कि उसकी आस्था हिंदू धर्म में भी थी। सिंगली अनुश्रुतों जो कि दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक ने अपने शासन के चौथे वर्ष में बड़े भाई सुसीम या सुमन के पुत्र निग्रोध के व्यक्तिगत प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो यहाँ पर क्या है, एक कहानी का उल्लेख मिलता है कि अशोक जो है निग्रोध को देखता है कि उसके पिता सुसीम की हत्या जो है अशोक ने कर ली है, लेकिन उसको उसकी किसी बात का दुख नहीं है और वो अपने जो है अपने ही में ही मस्त है, यानी सन्यास के रूप में ही वो काफ़ी प्रसन्न था। तो निग्रोध से प्रभावित होते हैं बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए। ये जो मिलता है इसका उल्लेख दीपवंश महावंश से मिलता है। तत्पश्चात मोगली तिस्य पुत्र के प्रभाव में आकर वो है पूर्ण रूप से बौद्ध हो गए। एक दिव्यावधान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय जो है उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को प्रदान करते हैं। तो मोगली पुत्र तिस्य के प्रभाव में भी और दिव्यावधान के अकॉर्डिंग उपगुप्त द्वारा बौद्ध भिक्षु को प्रदान करते हैं, यानी बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाते हैं। अशोक के राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया और 12वें वर्ष निगाली सागर तथा 20वें वर्ष 10वें वर्ष बोध गया, 12वें वर्ष निगाली सागर और 20वें वर्ष क्या है लुम्बिनी की यात्रा उन्होंने की थी। निगाली सागर में कनक मुनि के स्तूप का संवर्धन किया था। लुम्बिनी में भूमि घटाकर 1/8 कर दिया गया था। रुम्मनदेही अभिलेख से इस बात की चर्चा मिलती है। तो रुम्मनदेही अभिलेख से हमें ये पता चलता है कि निगाली सागर में कनक मुनि के स्तूप का संवर्धन किया था। साथ ही लुम्बिनी में जो भूमि कर है यानी टैक्स जो है उसको घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया था। आगे है लघु शिलालेख में अशोक स्पष्टता बुद्ध धम्म और संघ का अभिवादन करता है। सारनाथ, सांची, कौशाम्बी में लघु स्तंभों से भी अशोक के बौद्ध होने के प्रमाण मिलते हैं। अशोक धार्मिक रूप से सहिष्णु था। उसने बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के निवास हेतु 3 गुफाओं का निर्माण किया था, जिसमें कर्णचौपर, सुदामा गुफा तथा विश्व झोपड़ी। तो 3 गुफाओं का नाम मिलता है बराबर की गुफाओं में जो आजीवक संप्रदाय को समर्पित थी, कर्णचौपर, सुदामा और विश्व झोपड़ी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट और बिहार से यात्राएं जो है रोक दी तथा उनके स्थान पर धर्म यात्राएं स्टार्ट कर दी। वह महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र हुए स्थानों में गया तथा मतलब भ्रमण किया जहाँ जहाँ बौद्ध के चरण चिन्ह थे और उनकी की पूजा की। सर्वप्रथम उसने बौद्ध गया की यात्रा उन्होंने की थी। तो सर्वप्रथम कहाँ की यात्रा की थी? तो आंसर हो जाएगा बौद्ध गया की। उसकी यात्राओं को क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले वो गया गए,
नंबर 1 पे। दूसरा है कुशीनगर। तीसरी है जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और कपिलवस्तु। फिर उसके बाद है सारनाथ। और सबसे लास्ट में है जहाँ सबसे ज़्यादा जो है प्रवचन दिए थे महात्मा बुद्ध ने, श्रावस्ती। तो ये 6 जगह जो एक क्रम है वो इस प्रकार है: गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ और श्रावस्ती। आगे है अशोक के धर्म की बात करें। धम्म की बात करें तो धम्म शब्द जो है संस्कृत भाषा के धर्म का प्राकृत रूपांतरण है। अशोक के धर्म की परिभाषा जो है राहु लोवास सूक्त में मिलती है। तो अगर हमें इसकी परिभाषा की जानकारी प्राप्त करनी है तो राहुलोवाद सूक्त से ली गई है। स्वयं नियंत्रण अशोक की धर्म नीति का मुख्य सिद्धांत है, यानी स्वयं पर नियंत्रण होना चाहिए। ये क्या है? अशोक की धर्म नीति का मुख्य सिद्धांत है। भब्रू लघु शिलालेख में अशोक के धर्म का उल्लेख मिलता है। अशोक के धर्म का कहाँ उल्लेख मिलता है? तो भब्रू अभिलेख में, जिसमें यह त्रिसंग बुद्ध धर्म और संघ में विश्वास करता है। उसने अपने 12वें शिलालेख में धम्म की सार वृद्धि पर जोर दिया। सांची और सारनाथ लघु स्तंभ लेखों में संघ में फूट डालने के विरुद्ध जारी आदेश कौशाम्बी और पाटलिपुत्र के महामात्रों को दिए गए। बिहार यात्रा के रूप में प्रचलित यात्रा को अशोक ने 8वें शिलालेख में धर्म यात्रा के रूप में परिवर्तित किया। अपने तीसरे शिलालेख में धम्म के प्रचार के लिए नियुक्त रज्जुकों, प्रादेशिकों और युक्तों को आज्ञा दी थी कि वे प्रत्येक 5वें वर्ष में जाकर भ्रमण करें एवं जनता का धर्मोपदेश दें। अभिलेखों में इसे अनुसंधान कहा गया है। धम्म की स्थापना, धम्म के विकास एवं धम्म की देखरेख के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई थी। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में क्या किए थे? अपने दूत भेजे थे। तो यहाँ पर अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक हैं और यहाँ पर स्थान है। तो धर्म प्रचारक मध्यांतिक जो है कश्मीर और गंधार, महारक्षित यमन देश, मध्यम हिमालय पर्वतीय देश, महादेव जो है महिष मंडल मैसूर में, महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र में, धर्म रक्षित को अपरांतक में, महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका में, सोना और उत्तरा में सुवर्ण भूमि में भेजा था। आगे है अभिलेख। तो अभिलेख अशोक के अभिलेख जो हैं, अशोक के अभिलेख राजादेश के रूप में जारी किए गए थे। मतलब राजा द्वारा जारी किए गए कोई फरमान, या फिर कह सकते हैं उसको एक राजा द्वारा जारी किए गए राज्यादेश था। वह पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता को संबोधित किया था। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी, अरामैक लिपि में मिले हैं। सभी अभिलेखों की भाषा जो है प्राकृत है। शाहबाजगढ़ी और मानसहेरा में, तो शाहबाजगढ़ी और मानसहेरा ये मैप में आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है मानसहेरा और शाहबाजगढ़ी में जो भाषा मिलती है वो खरोष्टी लिपि मिलती है। और यही तक्षशिला और लंगनाज जो है यहाँ पर अरामाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। शर-ए-कूना एक गांधार है। अभिलेख में अरामाइक एवं यूनानी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो अभिलेख जो है एक अफगानिस्तान में है, शर-ए-कूना, जिसकी कांधार में है।
गांधार अभिलेख में अरामाइक एवं यूनानी भाषा का प्रयोग किया गया है। आगे अशोक के अभिलेखों की खोज जो है सर्वप्रथम टी फैंथेलर अभिलेखों की खोज जो है टी फैंथेलर ने 1750 नामक पादरी ने की थी। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है। उसने दिल्ली मेरठ अभिलेख खोजा था। तो टी पैंथेलर ने 1750 में अभिलेख को खोजा था, अभिलेखों को, और कौन सा, दिल्ली मेरठ वाला अभिलेख। जेम्स प्रथम ने 1837 में सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। फाहियान, सकिया एवं पाटलिपुत्र में अशोक के तथा ह्वेनसांग राजगृह एवं श्रावस्ती में अशोक के अभिलेखों की चर्चा करता। तो ये तो अंग्रेजों ने खोजे थे और पढ़ा था, लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें पहले के जो ग्रंथ है यानी अशोक के बाद जो भी ग्रंथ हैं, तो फाहियान ने चर्चा की थी और ह्वेनसांग ने भी चर्चा की थी कि अशोक के जो है वो अभिलेख हैं। आगे अशोक के अभिलेखों का विभाजन निम्नलिखित वर्णों में किया जा सकता है। एक तो है शिलालेख, जिन्हें बृहद शिलालेख एवं लघु शिलालेख दो भागों में बने थे। बृहद में क्या है, एक बहुत बड़े पत्थर पर अभिलेख लिखे गए हैं, और इसमें छोटे अभिलेख यानी छोटा सा लेख लिखा गया है। तो दो भागों में बांटा गया है, शिलालेखों पर। अब है स्तंभ लेख दूसरा। तो स्तंभ लेख में क्या है, स्तंभ लेख में एक कोई पिलर होगा, इस तरह से कोई एक खंबा होगा, स्तंभ होगा, और इन्हें दीर्घ स्तंभ लेख इसी तरह दीर्घ हो गया, और एक ये छोटा हो गया। तो दो तरह के इसमें विभाजित हैं। गुहा लेख यानी किसी भी गुफा में क्या है, लेख लिखवा दिए गए, उत्कीर्ण करवा दिए, तो ये है गुहा लेख। आगे है अशोक के दीर्घ शिलालेखों की बात करें तो जैसे कि यहाँ मैप में यहाँ पर बताया गया है शाहबाजगढ़ी, तो ये है शाहबाजगढ़ी। मानसहेरा, यहाँ पर मानसहेरा जो है हजारा पाकिस्तान में, ये भी शाहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान में है। कालसी यहाँ पर है। देहरादून है उत्तराखंड। गिरनार यहाँ पर गुजरात में है, गिरनार ये देखिए यहाँ पर, तो ये गुजरात में है गिरनार। बाकी एरीगुंडी जो है कुरनूल में है, तो एरीगुंडी जो है एरीगुंडी आंध्र प्रदेश में है। एरीगुड़ी और धौली जो है धौलीपुरी उड़ीसा में है, ये है धौली। जौगढ़ देखें तो ये है जौगढ़ जो कि उड़ीसा में ही है। और अगर हम बात करें सोपारा, तो ये है महाराष्ट्र, क्या है सोपारा में है, महाराष्ट्र। इसके अलावा भी हैं तो अशोक के कुछ लघु शिलालेख जो हैं, तो लघु शिलालेख में मास्की, रायचूर कर्नाटक, गुर्जरा, दतिया, ब्रह्मगिरी, मैसूर, पेब्रू जयपुर, अहगौरा मिर्जापुर, जटिंग रामेश्वर, सासाराम बिहार, रूपनाथ जबलपुर, पलिकी गुंडू कर्नाटक, राजुल मुंडगिरी कर्नाटक, गोविंद मठ जो है मैसूर, सिद्धपुर कर्नाटक, एरीगुंडी कुरनूल आंध्र प्रदेश, सारोमारो मध्य प्रदेश, नेटूर मैसूर, गेलत जो है बेल्लारी कर्नाटक में, पनगुनड़िया है मध्य प्रदेश में, सन्नाती जो है कर्नाटक में। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही इस वीडियो में। अगले हम बात करेंगे, यहीं से हम शुरू करेंगे और हम पूरा कवर करेंगे, पूरे अशोक के जितने भी अभिलेख हैं उसमें क्या क्या बातें लिखी थी, तो ये सारी चीज़ें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।